नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम और एसटीएस न्यूज़ के इस अंक में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने विषय पर आगे बढ़ूं, मैं सबसे पहले अपने मेहमान से तारुफ करवाता हूं। हिंदुस्तान का जाना-माना चेहरा, सबसे बड़ा स्टार अशोक वानखेड़े जी, स्वागत है आपका। अशोक जी, आप आते हैं तो ऊर्जा मिलती है, आप आते हैं तो भविष्य को एक दिशा मिलनी शुरू हो जाती है। आप आते हैं तो एक उम्मीद मिलती है। ये उम्मीद जो शायद 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद है, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी मानसिक शक्ति से, आप अपनी वोकल शक्ति से, आप अपनी उम्मीदों से। इससे पहले मैं बात शुरू करूं, मेरे पास 70 दिन है। 3 दिसंबर के बाद इंडिया गठबंधन के पास 70 दिन है, करीब करीब 10-15 फरवरी तक के। बस सारा खेल यही है। इन 70 दिनों में क्या करना है आपको, ये इंडिया गठबंधन को डिसाइड करना है। अब उसे कोई नहीं बताएगा तुम्हें क्या करना है। मुझे चक दे इंडिया याद आती है, जिसके शाहरुख खान के आखिरी डायलॉग जब फाइनल मैच होता है, मैं रिपीट करूंगा, फिर मैं प्रश्न पर आऊंगा। शाहरुख खान कहते हैं, 70 मिनट, 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेल लो। क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर। क्योंकि मैं जानता हूं ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ, तो जाओ, अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से, हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट छीन लो। ये 70 दिन बाकी हैं इंडिया गठबंधन के पास। यही 70 मिनट की क्रोनोलॉजी है, यही 70 दिन है। आज भारत की जनता तुमसे नहीं कहेगी कैसे खेलना है, आज मैं भी नहीं कहूंगा, आज अशोक वानखेड़े भी नहीं कहेगा कि कैसे खेलना है। जाओ अपनी जिंदगी को जियो और दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। ये 70 दिन जो फरवरी 10-15 तक के हैं, बस इसके बाद भारत रहेगा नहीं रहेगा, लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा, पत्रकारिता रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये 70 दिन दिल से खेल लो तो शायद भारत का वर्तमान तो बच जाएगा। अशोक वानखेड़े जी। प्रणाम सर। मैं अगणित शोज पे जाता हूँ, रोज 6-7 शो करता हूँ। कभी कभी मैं शोज का इंतजार करता हूँ, उसमें आपका होता है। मैं जब आपसे रूबरू होता हूँ तो लगता है कि मैं किसी गुरुकुल में वापस विजिट कर रहा हूँ। ये मेरा आदर है आपके प्रति। मामला दार्शनिक हो गया है। ये 70 दिन, ये 70 दिन हमें लोकतंत्र के लिए, पत्रकारिता के लिए, इस समाज के लिए, संविधान के लिए ही नहीं, आने वाले भारतवर्ष के भविष्य के लिए इन 70 दिनों को, इंडिया गठबंधन को जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। सिर्फ ये मामला इंडिया गठबंधन तक सीमित नहीं है सर। इस देश का एक एक मतदाता जो आने वाले 5 साल का भविष्य किसी और के हाथ में सौंप देगा, उसे इस बार 30 सेकंड का बटन दबाने के पहले यह सोचना होगा कि 2014 से लेकर 2023 तक जो हो रहा है, जो हुआ है, उसका एक्सटेंशन आपको देना है 5 साल, या इसको कहीं रोकना है। हम किसी राजनीतिक दल के विरोधी नहीं है। जहां संवेदनहीन सत्ता हो, जहां संविधान को रोज रोंदा जाता हो, जहां न्यायपालिका से लेकर पत्रकारिता तक अपने दरबार में बिठा के उनसे नृत्य करवाया जाता हो, ऐसे समय में
यदि इस देश को, इस देश के भविष्य को, इस देश की आर्थिक स्थिति को यदि कोई बचा सकता है तो वो मतदाता है, और वो मतदाता को जागरण करने का काम इंडिया गठबंधन का है, क्योंकि हम तो सिर्फ लोगों तक सच्चाई ला सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट देना काम ये पत्रकारिता का नहीं है। मैं समाज में व्याप्त बुराइयों को सामने रख सकता हूं, लेकिन उसका अल्टरनेट देना ये काम विरोधी पार्टियों का है। और वो जो गठबंधन बना है, जो पटना से बेंगलोर होते हुए मुंबई आया, उस गठबंधन को अब समय नहीं है। अब समय इस बात का नहीं है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है। अब समय इस बात का नहीं है कि वो कौन से हथकंडे अपना रहे हैं। अब समय इस बात का नहीं है कि कौन सी चक्रव्यूह की रचना उन्होंने की है। समय अब डिस्कशन का नहीं है, समय चक्रव्यूह का भेदने का है। समय इस देश के उन मरते हुए अरमानों को फिर से एक बार नई जिंदगी देने का है। सब दूर अंधकार में यदि स्थापित हो रहा है तो उसको आपको एक प्रकाश की किरण दिखानी होगी। दिया कितना भी छोटा हो, अंधेरे को चीरता है, वो दिए को सामने लाना होगा। इस धर्मांध तूफान के सामने उस दिए को बचाव करना होगा, फानूस बन के उसकी रक्षा करना होगा। ये दायित्व विपक्ष का है। बहुत बढ़िया कहा आपने, 70 दिन ज्यादा दिन नहीं होते, यूं निकल जाते हैं। और बिल्कुल आज मैं सैल्यूट करता हूं आपको, जो चक दे इंडिया के जो आखिरी शाहरुख के जो शब्द थे, कि वही 70 मिनट आपके 5 साल की मेहनत। कुछ खिलाड़ियों ने 10-10, 15-15 साल अपने उस खेल को दिए, और जीवन में एक बार वर्ल्ड कप खेलने को मिलता है, और आज नहीं तो कभी नहीं। इस बार के 2024 के चुनाव क्यों उस 70 मिनट जैसी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बार यदि चूक गए तो गारंटी के साथ कहता हूं, ना संविधान रहेगा। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो अधिकार भी नहीं रहेंगे, अधिकार भी नहीं रहेंगे तो रहेगा सिर्फ दायित्व। वो भी दायित्व जो सत्ताधीश आपको हंटर मार के आपसे करवाएगा। और ये डर लगने लगा है अभी। मैं बहुत आशावाद, मैं ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूं और बहुत ऑप्टिमिज्म है, लेकिन मैं उस दिन डर गया दिनेश जी, जिस दिन पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे जब लैंड हुई, और जिस दिन गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने उस टीम का ढोल धमाके के साथ स्वागत किया कि हमारे मेहमान है, खेलने आए। उस दिन सोशल मीडिया पे इस देश के सबसे ताकतवर इंसान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। इन धर्मांधों ने उनका सीना गिनना शुरू कर दिया कि कैसे 56 इंच के सीने वाले इंसान हो जो पाकिस्तानियों के लिए ढोल धमाके बजाते हो। ये भस्मासुर खड़ा हो गया है। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि बदलाव आएगा, नरेंद्र मोदी जी के भी विचारों में बदलाव आएगा। हो सकता है कि वो एक कंट्रोल करके पूरे देश के साथ चले, लेकिन एक बार भस्मासुर को वर मिल गया तो साक्षात शिव जी को पलायन करना पड़ रहा था। जिसने वर दिया उसको भी वो भस्म करने निकले। और हिंदू मुसलमान जिस इस लेवल पे ले गए कि उसके बाद आपको भी लोग नहीं बख्शेंगे। और अहमदाबाद का क्रिकेट का, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्वागत पे लोगों के रिएक्शन सोशल मीडिया पे, ये एक छोटा सैंपल था सत्ताधीशों को जो धर्मांध पैदा करते हैं। सत्ता आती जाती है, अटल जी ने कई बार कहा, पार्टियां आती है, पार्टियां जाती है, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन देश को रहना होगा। क्या देश बच पाएगा? क्या एक गृह युद्ध की तरफ हम नहीं झोंक रहे अपने आप को?
हलाल क्या, झटका क्या, हिजाब क्या, कब्रिस्तान क्या, शमशान क्या। क्या पूरे राजस्थान में कन्हैया ही इशू है एक कहने के लिए? राजस्थान में कन्हैया का गला रेत की हत्या हुई, जघन्य अपराध है। अपराधी पकड़े भी गए, कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है। लेकिन एक हत्या के लिए आप पूरा हिंदू मुसलमान करोगे? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं राजस्थान में कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसी समय गुजरात में, उन्हीं के गुजरात में, उन्हीं की पार्टी की एक सदस्य, महिला नेत्री, जो पार्टी की उपाध्यक्ष रही है बीजेपी की अपने जिले में और पंचायत की सदस्य है, पड़ोसी उसके घर में जाके तलवार से उसकी हत्या करते हैं। क्या गुजरात में कानून का भय ही नहीं रहा? इतनी अराजकता हो गई है। सवाल ये है, वो हत्या हत्या नहीं, यहां हत्या हत्या है। जब धर्मों के बीच में, समाज में जब इतनी दूरी बन जाती है और दंगे होने लगते हैं, तब सभी का दायित्व होता है कि उसको ठंडा करें। उसमें घी डाल के राजनीतिक रोटी सेकने का समय नहीं है। इसलिए सवाल ये है, इसलिए ये 70 दिन महत्वपूर्ण है। 70 दिन आएंगे। दिनेश जी रिटायर्ड हो गए हैं, पेंशन है, अपने घर में बैठेंगे, उनके लिए 70 दिन नहीं है। क्या जरूरत पड़ी एक रिटायर्ड आदमी को वो 70 दिन की याद दिला के फिर से एक लोगों को जागरूक करने का? एक जन जागरण का काम है, तो एक प्रोग्राम नहीं करते दिनेश जी आप, ना सरकार को घेरते हैं। यदि आंकड़ों की सच्चाई लोगों के सामने परोसते हैं तो आप लोगों को सच्चाई से वाकिफ करते हैं। खुदरा दर महंगाई का कम हो गया, मार्केट में कहीं दिखाई नहीं देता। ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, मार्केट में दिखाई नहीं देती। जीएसटी बढ़ गया, मार्केट में दिखाई नहीं देता। ये तमाम उपलब्धियां जब तक एक सामान्य इंसान के जीवन में बदलाव नहीं करेगी, तब तक वो उपलब्धियां मानेंगे कैसे? इसीलिए ये 70 दिन महत्वपूर्ण है। और इन 70 दिनों में हम कोई प्रबोधन नहीं करेंगे। खबर नवीस हूं, पत्रकार हूं, रोज प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में रोज बोलता हूं, तो रोज तो विषय लूंगा। लेकिन अब जो करना है वो टीम को करना है। इस 70 दिन मैं, दिनेश जी और मेरे जैसे कई पत्रकार बंधु 70 दिन हम सिर्फ देखेंगे कि हो क्या रहा है। लेकिन जितना दायित्व विरोधी पार्टियों का है, इंडिया गठबंधन का है, जो गठबंधन में नहीं है उनका है, अल्टरनेट देने का, उससे बड़ा दायित्व मतदाता का है कि वो जात, धर्म, पंथ, मंदिर, मस्जिद, हलाल, झटका, इससे ऊपर उठ के देखे। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीती, बेहतरीन खेले, बेहतरीन खेले। क्षेत्र रक्षण में उन्होंने 50 से 60 रन बचाए, यही उनकी जीत की नींव थी। स्टेडियम में क्यों हुआ, वानखेड़े स्टेडियम में क्यों नहीं हुआ, ईडन गार्डन में क्यों नहीं हुआ? वो वेन्यू अच्छे थे, वहां विकेट अच्छी थी। क्रिकेट पे राजनीति हावी हो गई, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फटाके नहीं फूटे। ऑस्ट्रेलिया में लोग पागलों जैसे रास्ते पे नहीं उमड़े। ऑस्ट्रेलिया भी क्रिकेट से प्यार करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने देश से ज्यादा प्यार करता है, क्रिकेट से भी ज्यादा अपने देश को प्यार करता है। इसलिए वो देश के लिए मरता है ऑस्ट्रेलियन। और उनका पर कैपिटा इनकम हमारे देश के पर कैपिटा इनकम से कई गुना ज्यादा है। वो सिर्फ इसलिए कि क्रिकेट एंटरटेनमेंट है उनके लिए, ये खेल है, जीवन नहीं है। यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम कुरुक्षेत्र का अखाड़ा कर देते हैं ये। और जब कुरुक्षेत्र का अखाड़ा होता है तो प्लेयर तो दबाव में खेलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता लिखी, गीता कही, युग पुरुष कहते हैं। लेकिन यदि भगवान श्री कृष्ण को ध्यान से देखो और पढ़ो तो दिनेश जी, कुरुक्षेत्र के युद्ध में
सबसे ज्यादा टेंशन में कोई रहा हो वो 18 दिन तो भगवान श्री कृष्ण थे, जबकि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठा रहे थे। चक दे इंडिया में खिलाड़ी खेल रहे थे, गलतियां भी कर रहे थे, स्कोर भी कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में शाहरुख खान थे। ये 70 दिनों का जो मैच है, खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन टेंशन में हम जैसे लोग रहेंगे जो इस देश का संविधान चाहते हैं जिंदा रहे, इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, पत्रकारिता जिंदा रहे, ये देश प्रगति करे, ये देश झूठे आंकड़ों पे ना खेले, ये देश इवेंट का देश न बने, ये देश कार्यशाला बने। गौशाला से ज्यादा कार्यशालाओं की जरूरत है।